ट्रांजिशन करने शुरू हो जाएगा तो ऑन किया। हेलो हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो ऑडिबल। हाय एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए एचआरएम ऊपर। आप जानते हैं हम आपके लिए एचआरएम का एक लाइव सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और अप्रेजल के ऊपर। ओके, सो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये देखते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यजीत, हेलो, गुड आफ्टरनून सत्यजीत। हाय हर्षद, हाय हर्षद, गुड आफ्टरनून हर्षद। ओके, चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट द मीन ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हम एक परफॉर्मेंस चेक करते हैं एक टीम का, टीम या फिर ऑर्गेनाइजेशन, टीम्स या फिर इंडिविजुअल का। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं और हम उनका परफॉर्मेंस को यहाँ पे हम ट्राई करते हैं मैनेज करने के लिए। ओके, और एक एग्रीड फ्रेमवर्क में हम उनका परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं और प्लान गोल, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स। ओके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है दैट एम्स एट, जो कि एम करता है प्लानिंग, monitoring and evaluating the objectives of employee and his total contribution to the organization. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। क्या है यहाँ पे हमारा गोल आता है। गोल क्या है यहाँ पे? हमारा गोल इज टू एंश्योर करते हैं दैट एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग एफिशिएंटली। यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हम देखते हैं कि हमारे जितने एम्प्लॉयज यहाँ पे है वो ठीक से परफॉर्मेंस दे रहे कि नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं? थ्रू आउट द ईयर परफॉर्मेंस चेक करते हैं और प्रोसेस में एड्रेस करते हैं एनी इश्यू दैट में अराइज अलोंग द वे दैट अफेक्ट द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ओके, और हम चेक करते हैं क्या क्या यहाँ पे इश्यूज आता है और हम उसको वो परफॉर्मेंस में मतलब इफेक्ट डालता है। तो हम यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू हम चेक करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हम एड्रेस कर सके। ओके, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पे हम एम्प्लॉयज उनका परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं और उनका चेक करते हैं, उनका परफॉर्मेंस थ्रू आउट दी प्रोसेस चेक करते हैं कि वो ठीक से परफॉर्मेंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो हमने यहाँ क्या दिखा? एज वी हैव सीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट
नेक्स्ट सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम कहाँ पे थे? जैसे कि हमने देखा, एज यू हैव सीन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, हम यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, बट गेटिंग फीडबैक इज नॉट इनफ। हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फीडबैक पाते हैं, बट जो फीडबैक पाते हैं क्या वो सफिशिएंट है? क्या जो हमको फीडबैक मिल रहा है वो राइट है या फिर रॉन्ग है? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 मोर एक्टिविटीज चेक करते हैं, 3 मोर एक्टिविटीज को अंडरटेकन करते हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस। ओके, तो क्या क्या है प्रोसेस आ जाता है? एक आ जाता है परफॉर्मेंस इंटरव्यू, फिर क्या करते हैं, आर्चिविंग द परफॉर्मेंस डाटा देखते हैं, और यूज ऑफ अप्रेजल डाटा। ये 3 प्रोसेस को हम चेक करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, हम पहले परफॉर्मेंस इंटरव्यू लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसको एक जगह में आर्चिव करेंगे। आर्चिव का मतलब यहाँ किसी जगह में उसको स्टोर करेंगे, और जो स्टोर डाटा को यूज करके अप्रेजल डाटा परफॉर्मेंस में यूज करेंगे। ओके, ओके, फिर क्या आता है परफॉर्मेंस इंटरव्यू। परफॉर्मेंस इंटरव्यू क्या होता है? वंस द अप्रेजल हैज बीन मेड ऑफ द एम्प्लॉयज, रेटर्स हु डिस्कस एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस विद द रेटीज। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक अप्रेजल प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो एक रेटर होता है, तो रेटर क्या करेगा, यहाँ पे अपने रेटी लोन के साथ डिस्कस करेगा कि उनका परफॉर्मेंस क्या हुआ है, उनको एक रिव्यू प्रोवाइड करेगा, सो दैट दे विल रिसीव फीडबैक अबाउट वेयर दे स्टैंड इन द आई ऑफ सुपीरियर। ओके, तो यहां से हमको क्या पता चलेगा कि फीडबैक पता चलेगा कि वो सुपीरियर के आइस में वो अपना स्टैंड क्या, उनका स्टैंडर्ड क्या है, मतलब वो रेटर के सामने उनका स्टैंडर्ड क्या सेट हुआ है। ओके, तो परफॉर्मेंस इंटरव्यू से हमसे ये हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ तक। रूसी पूछ रहे हैं टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ना सर ये? हाँ रूसी, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल और मैनेजमेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्चिविंग द परफॉर्मेंस डाटा। इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अचीव और स्टोर द डाटा। जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर रहा है डाटा, उसको एक जगह में स्टोर करेगा, जो कि फ्यूचर एस्पेक्ट में हमको हेल्पफुल होगा। ओके, अगर हमको फ्यूचर में वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो हम एक जगह में उसको अगर स्टोर आर्चिव करके रखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन को हम रिट्राइव करेंगे। ओके, थैंक यू प्रतीक। सो नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ अप्रेजल डाटा। अप्रेजल डाटा का यूज क्या है? ओके, तो पढ़ते हैं हम, दिस डाटा इज यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज, रेमुनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। अप्रेजल से हम रेमुनरेशन, मतलब एक एम्प्लॉयज को कितना रेमुनरेशन, उसका सैलरी स्ट्रक्चर कितना होगा, कितना वेजेस उसको मिलेगा, वो डिसाइड करते हैं। फिर यहाँ पे आता है वैलिडेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोग्राम। तो वैलिडिटी चेक करते हैं कि जो भी हम सिलेक्शन प्रोग्राम्स लिए हैं, जो भी प्रोग्राम हम सिलेक्ट किए हैं, वो कितना वैलिड है, कितना वैलिडिटी है उसका। ओके, फिर क्या आता है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में काम आता है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मतलब यहाँ से हम अप्रेजल परफॉर्मेंस यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि वो एम्प्लॉय जो, मतलब जिसको हम हायर किए, वो कितना परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि उसको कहाँ पे ट्रेनिंग चाहिए, और उसका हम यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर यहाँ पे प्रमोशन में यूज़ होता है, ट्रांसफ़र में यूज़ होता है, और ले ऑफ डिसीजन में भी यूज़ होता है। मतलब हम अप्रेजल यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट वी कुड प्रोमोट हिम और हर, और उसी हिसाब से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर ले ऑफ भी कर सकते हैं। अगर वो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो हम उसको ले ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, ग्रीवेंसेस एंड डिसिप्लिन प्रोग्राम्स। ग्रीवेंसेस एंड डिसिप्लिन प्रोग्राम में भी हम अप्रेजल यूज़ कर सकते हैं। ओके, एचआर प्लानिंग,
मतलब क्या है, यहाँ पे हम अप्रेजल परफॉर्मेंस यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि और हमको कितना रिक्रूटमेंट चाहिए, और उसी हिसाब से हम HR प्लानिंग करते हैं। ओके, तो क्या है, और एक बार मैं आपको जिस्ट में बता देता हूँ, अप्रेजल डाटा से हम क्या यूज़ करते हैं। रेम्यूनरेशन में यूज़ होता है, सैलरी स्ट्रक्चर पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं, वैलिडेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोग्राम, हम यहाँ पे जो भी सिलेक्शन किए हैं उसका वैलिडिटी चेक करते हैं, और एम्प्लॉय ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में यूज़ होता है, ट्रेनिंग करते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रमोशन में यूज़ होता है, ट्रांसफ़र में यूज़ होता है, या फिर ले ऑफ डिसीजन में भी यूज़ होता है, ग्रीवेंसेस एंड डिसिप्लिन प्रोग्राम में भी हम यूज़ कर सकते हैं, और HR प्लानिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया अप्रेजल डाटा का यूज़। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टू द मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंश्योरिंग दैट। तो क्वेश्चंस एग्जाम में ये भी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस में जो भी काम कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलता है? क्योंकि ये एक शेयर्ड विजन है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज कम्युनिकेटेड क्लियरली बाय द टॉप मैनेजमेंट। ओके, तो जो भी होता है, जो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए ऊपर काम होता है, एक अप्रोच जो भी यूज़ करता है वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ही डिसाइड होता है। इंडिविजुअल गोल्स आर एग्रीड दैट टेक इनटू अकाउंट वाइडर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, इंडिविजुअल गोल्स को हम लेते हैं यहाँ पे, और वो इंडिविजुअल गोल को सम अप करके हम एक वाइडर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को बनाते हैं। रेगुलर फीडबैक एंड रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस आर हेल्ड। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमसे क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेगुलर फीडबैक लेते रहते हैं और रिव्यू करते रहते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसका सिस्टमेटिक वे में रिव्यू करते हैं हमेशा। द रिव्यू प्रोसेस आइडेंटिफाइज ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड रिवॉर्ड आउटकम्स। तो क्या होता है, जो भी हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं उससे हमको पता चलता है कि हमको क्या ट्रेनिंग देना है, कैसे डेवलप करना है, क्या रिवॉर्ड आउटकम, जो भी परफॉर्मेंस आउटकम्स आया उसमें हमको कितना रिवॉर्ड देना है, बेस्ड ऑन दैट कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से हम डिसाइड करते हैं। द सिस्टम इज ड्रिवेन बाय लाइन मैनेजमेंट। एक लाइन मैनेजमेंट थ्रू से ये सिस्टम होता है। ओके, द इफेक्टिवनेस ऑफ द होल प्रोसेस इज रेगुलरली इवेल्युएटेड। जो भी इफेक्टिवनेस, जो भी हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिव्यू काम करते हैं उसको हमेशा हमको इवेल्युएट करना पड़ता है, होल प्रोसेस को इवेल्युएट करेंगे। ओके, सो आई होप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे हम पीपल को मैनेज करते हैं, और ये हमेशा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमेशा एक टॉप लेवल से डिसाइड होता है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक वाइडर गोल को एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम रेगुलर फीडबैक और रिव्यू लेते रहते हैं, और जो भी सिस्टम होता है एक लाइन मैनेजमेंट के थ्रू होता है। द इफेक्टिवनेस, जितना भी जो भी इफेक्टिवनेस, होल प्रोसेस इज रेगुलरली मॉनिटर्ड। मतलब रेगुलरली हम इवेल्युएट करते रहेंगे, जो भी होल प्रोसेस है उसको रेगुलरली इवेल्युएट करते रहेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको आता है कि क्या कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सप्लीमेंट द एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू। तो ये जो भी हम एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं उसको ये एक सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है। दिस प्रिपेयर बोथ एम्प्लॉय एंड मैनेजर्स अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द एनुअल अप्रेजल। तो ये एनुअल अप्रेजल जो हम करते हैं उसमें हेल्प आता है। इट कीप्स बोथ मैनेजर एंड एम्प्लॉय इन द लूप अबाउट द ऑनगोइंग चेंजेस टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। तो मैनेजर और ये क्या करता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय को लूप में रखता है, और क्या क्या ऑनगोइंग चेंजेस हो रहा है हमारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। ओके, what both can do to streamline it and how performance overall can be improved। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि हम यहाँ पे चेक करते रहते, कंटिन्यूसली रिव्यू लेते हैं, और कैसे हम वो प्रोसेस को इवेल्युएट करते हैं और कैसे इसको इम्प्रूव करें। ओके, टू एम्प्लॉयज कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिकेट्स दैट मैनेजर्स वैल्यू देम। तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर एक एम्प्लॉय का होते रहेगा तो उसको एम्प्लॉय को ये पता चलेगा कि जो भी हमारे मैनेजर्स हैं वो हमको वैल्यू है, हमारे काम का वर्थ है कुछ। ओके, तो एम्प्लॉय
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयज बिलीव दैट देयर मैनेजर आर इंटरेस्टेड इन देयर वर्क। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि एक एम्प्लॉयज को फील आता है कि मैनेजर हमारे काम को वैल्यू दे रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं मैनेजर हम हमारे काम से खुश हैं। एंड केयर अबाउट देयर गोल्स एंड एनी इशू दे मे फेस इन द कोर्स ऑफ देयर जॉब। ओके, तो केयर होता है और उनको गाइड भी करते हैं कि कोई अगर कुछ परफॉर्मेंस में कुछ मतलब कुछ काम में कुछ इश्यू आ रहा है तो वो उनको गाइड भी प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो बिकम मोर ऑफन टू रिसीव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो यहाँ से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्या होता है कि बहुत वो ओपन हो जाते हैं और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक वो लेते रहते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में अब आपको पता चला होगा क्या है और ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है कि इसमें से हमको पता चलता है एम्प्लॉयज़ का कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है यहाँ से, और उसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को हमेशा रिव्यू किया जाता है। और यहाँ से एक एम्प्लॉयज़ लोगों को ये पता चलता है कि उनका काम जो भी वो काम कर रहे हैं उसको वैल्यू मिल रहा है और उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल रहा है। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। तो हम देखते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के मतलब अंदर क्या डिफरेंस है। परफॉर्मेंस शुड बी मैनेज थ्रू आउट द ईयर। यहाँ क्या बोल रहा है, थ्रू आउट द ईयर शुड बी मैनेज थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट एट द एनुअल अप्रेजल। मतलब ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एनुअल अप्रेजल क्या होता है, ये साल में एक बार होता है, बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हमेशा एक कंटिन्यूस फीडबैक कंटिन्यूस लूप में चलते रहता है। तो और परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ क्या बोला है हमको कि डन्स once a year with 6 month quarterly review always done। यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है, यहाँ पे क्वार्टरली भी करते हैं या फिर एनुअली भी करते हैं। ओके, या फिर मंथली भी हम कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लुक फॉरवर्ड। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, हम हमेशा आगे की तरफ देखते रहते हैं और इट्स ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुक। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं मतलब यहाँ पे हम कुछ पास्ट में कुछ काम किए उसका हमारा यहाँ पे अप्रेजल होता है और बेस्ड ऑन दैट अप्रेजल हमको फीडबैक मिलता है। किसमें, परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ओके, टेक्स इनटू अकाउंट परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड इश्यूज इंडिकेटर टू मेजर इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे क्या होता है, तो हम परफॉर्मेंस क्या क्या टारगेट है, क्या क्या टारगेट सेट किए थे स्टैंडर्ड्स, वो बेस्ड ऑन दैट स्टैंडर्ड्स हम अपना चेक करते हैं कि हम वो स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, और उसका इफेक्टिवनेस हम चेक करते हैं किसमें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या आता है, यहाँ पे कोई टारगेट ऑफन नॉट फॉलोड और बिकम आउट ऑफ डेट। यहाँ पे कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं रहता है, हम एनुअली या फिर मंथली क्वार्टरली कभी भी आपका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ओके, डन फॉर गुड ऑफ डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल। सत्यजीत पूछ रहे हैं सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टॉपिक बड़ा है क्या? नहीं सत्यजीत, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आप लॉजिक समझ जाइए, बस इतना ही जरूरी है। ओके, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं, डन फॉर गुड ऑफ डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल। क्यों है गुड फॉर गुड ऑफ डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल, बिकॉज यहाँ पे हम कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहते हैं। ओके, ऑफन डन टू अपीज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल सफर इफ डन बाय अनट्रेंड लाइन मैनेजर। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको पता होगा कि एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही हमेशा करता है। ओके, डन इन लाइन विद द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी है बेस्ड ऑन दैट हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं। तो हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके नीचे हमारा आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी होता है वो टॉप मैनेजमेंट ही करते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी आर नॉट ऑलवेज टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पे ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी हम यहाँ नहीं लेते हैं, यहाँ कंटिन्यूसली कभी भी आपका अप्रेजल हो सकता है। ओके, ये था डिफरेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। तो हम अगर देखते हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक वास्ट टॉपिक है, उसके अंदर आता है हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली फीडबैक चलते रहता है, बट परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम इधर मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली हम देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टेक्स इनटू अकाउंट्स ऑल द लाइन मैनेजर, कहाँ पे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, बट परफॉर्मेंस अप्रेजल में ऐसे हम कुछ अकाउंट नहीं लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में हम देखते हैं।
तो आपको पता चल गया होगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हमेशा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए रेगुलर रिव्यू ऑफ एन एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू ए कंपनी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमें यह पता चलता है कि एम्प्लॉय अपना जॉब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और उसका कितना कंट्रीब्यूशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसको हम एनुअली भी रिव्यू करते हैं, इसको हम एनुअली रिव्यू बोलते हैं, या फिर इसको परफॉर्मेंस रिव्यू भी बोलते हैं और इवैल्यूएशन बोलते हैं, या फिर एम्प्लॉय अप्रेजल भी इसको बोल सकते हैं। ये डिफरेंट नेम है इसका, परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या होता है, इवैल्यूएट करते हैं एम्प्लॉयज़ का स्किल्स, अचीवमेंट्स, ग्रोथ और लैक इन सम परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमको ये पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ का स्किल्स क्या है, उसका क्या अचीवमेंट, वो कितना अचीव किया, उसका कितना ग्रोथ हुआ है, और कहाँ पे वो लैक कर रहा है। ओके, परफॉर्मेंस में कहाँ पे लैक कर रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट हम उसको फीडबैक दे सके। ओके, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हम आप क्या समझे, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रेगुलरली रिव्यू होता है एम्प्लॉयज़ का जॉब परफॉर्मेंस, और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन उसका एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना करता है। और इससे हमको उसका क्या पता चलता है, हम उसका स्किल्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो कितना अचीव किया है, उसका ग्रोथ कितना हुआ है, और वो कहाँ पे लैग कर रहा है। ओके, तो देखते हैं क्या क्या कमेंट आया है। ओके दिशा, थैंक यू दिशा। ओके, हाँ प्रतीक सर, टॉपिक बड़ा है बट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फिर देखते हैं हम पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ अप्रेजल। हम अप्रेजल क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पस है। तो असेसमेंट से हम क्या पता चलता है, उसका पास्ट इफेक्टिवनेस और सेटिंग ऑफ न्यू परफॉर्मेंस टारगेट। हम चेक करते हैं, यहाँ पे असेसमेंट होता है उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसे किया है, कैसे कर रहा है एक एम्प्लॉयज़, और बेस्ड ऑन दैट हम उसके लिए फ्यूचर में नया सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल से। तो ये वाला पॉइंट गया। द असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट सैलरी लेवल एंड सेटिंग ऑफ न्यू लेवल एंड रिलेशन ऑफ द परफॉर्मेंस टू पे। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमको पता चलता है कि कितना उसका प्रेजेंट सैलरी लेवल कितना है, और उसका कितना परफॉर्मेंस, वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस वी शुड पे। ओके, द असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये पता चलता है कि हम उसको कितना ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, क्या डेवलपमेंट उसका कहाँ पे लैक हो रहा है। ओके, तो जो वो जहाँ पे लैक हो रहा है उसी हिसाब से हम उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर मीटिंग देम, और एक स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जिससे हम वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। द असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल फॉर प्रमोशन, डेवलपमेंट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। ओके, तो अप्रेजल से हम सक्सेशन प्लानिंग भी कर सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग इन द सेंस कि इसका मतलब क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग ये है कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन को फुलफिल करना। जैसे कि एक सीईओ रिटायर्ड हो रहा है तो हमको पहले से ही उसके लिए सक्सेशन प्लानिंग करना पड़ता है कि अगर एक सीईओ रिटायर्ड हो रहा है तो उसका नेक्स्ट सीईओ कौन हो सकता है, तो वो हो जाता है सक्सेशन प्लानिंग। ओके, तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड सेटिस्फेक्शन विद द करियर प्लानिंग डिसीजन। तो यहाँ से हम एक इंडिविजुअल कितना प्रोग्रेस कर रहा है और अपना जॉब को लेकर कितना सेटिस्फेक्शन है, एक अप्रेजल से हमको पता चलता है, और हम उसका करियर प्लानिंग डिसीजन भी ले सकते हैं। ओके, क्या होता है करियर प्लानिंग डिसीजन। यस सर, पर्पस, हाँ पर्पस ही बता रहा हूँ दिशा। तो और यहाँ पे क्या होता है, एनहांसमेंट ऑफ मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। सो अप्रेजल से अगर हम एक एम्प्लॉयज़ को अच्छा अप्रेजल हो रहा है एक एम्प्लॉय, तो उससे वो मोटिवेट फील होता है और वो अच्छा से काम भी कर सकता है। तो पर्पस ऑफ अप्रेजल क्या हो गया, तो पर्पस ऑफ अप्रेजल अगर हम एक जिस्ट में देखते हैं तो यहाँ से हमको पास्ट इफेक्टिवनेस उसका पता चलता है, जिससे हम उसके लिए नया परफॉर्मेंस टारगेट सेट कर सके, और उसका हम प्रेजेंट सैलरी लेवल भी चेक कर सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम उसके लिए एक जॉब स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। और उस पर्पस ऑफ अप्रेजल से हमको ये भी पता चलता है कि उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहाँ चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाएंगे जिससे वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड को फुलफिल कर सके। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रमोशन के लिए भी यूज़ होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, और सक्सेशन प्लानिंग के लिए भी यूज़ होता है।
ओके, द असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड सेटिस्फेक्शन विद कैरियर प्लानिंग डिसीजन, और यहाँ पे हम कैरियर प्लानिंग डिसीजन को भी यूज़ करते हैं अप्रेजल से, और यहाँ पे हम एक एम्प्लॉयज़ को अप्रेजल के थ्रू मोटिवेट भी करते हैं जैसे कि वो आगे अच्छे से काम कर सके। ओके, ये था पर्पस ऑफ अप्रेजल। ओके, तो हम अगर नेक्स्ट पढ़ते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से जॉब एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। तो जॉब एनालिसिस के बारे में क्या पढ़ा था, जॉब एनालिसिस में एक जेडी रहता है और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। जेडी और जॉब स्पेसिफिकेशन पे बारे पढ़ा था। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में हम एक वर्क का डिटेल स्टडीज करते हैं, और जॉब स्पेसिफिकेशन में देखते हैं कि जो काम है, जो वर्क है, उसके लिए एक एम्प्लॉयज़ को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब वर्क करते हैं एंड पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्क को डिस्क्राइब करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकेशन चाहिए वो काम को करने के लिए। ओके, जॉब एनालिसिस हुआ, ये प्रोसेस के बाद हम आते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फिर आता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड चेक करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है उसको हम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड एक सेट करते हैं, और उसको मेज़र करते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था जॉब में, वो स्टैंडर्ड को हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो ट्रांसलेट जॉब रिक्वायरमेंट इनटू द लेवल ऑफ एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। जो जॉब रिक्वायरमेंट है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ओके, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हम यहाँ पे सेट करते हैं। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लिए, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, जॉब एनालिसिस किए, फिर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक सेट किए, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पे करेंगे। द डिस्क्राइब द जॉब रिलेवेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉयज़ का, एक इंडिविजुअल का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो सब हम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है। ओके ओके सत्यजीत, ओके सर, डिफरेंस बोल दीजिए। सत्यजीत, किसका डिफरेंस आप पूछ रहे हैं? डिफरेंस तो मैंने बता दिया है आपको। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रेजल प्रोसेस। एक अप्रेजल प्रोसेस क्या क्या होता है। ओके, तो पहले हम अप्रेजल प्रोसेस करने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव क्या क्या सेट करेंगे, फिर उसका देखेंगे कि जॉब एक्सपेक्टेशंस क्या है। ओके, जॉब एक्सपेक्टेशन फिर सेट करेंगे, फिर डिज़ाइन एंड अप्रेजल प्रोग्राम। फिर हम यहाँ कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, अप्रेजल प्रोग्राम बनाएंगे, फिर परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, अप्रेज परफॉर्मेंस। ओके, ये 1 2 3 ये 4 जो आप देख रहे हैं ये आ जाएगा अप्रेजल में। ओके, ये 4 आ जाएगा अप्रेजल में, और बाकी का 3 आप जो देख रहे हैं ये आ जाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं आर्चिव डाटा को कितना आर्चिव, मतलब परफॉर्मेंस पहले रिव्यू करेंगे, फिर जो भी परफॉर्मेंस रिव्यू हम किए हैं उसको आर्चिव डाटा मतलब उसको स्टोर करेंगे एक जगह में। फिर जो डाटा को हमने स्टोर किया था उसी को हम अप्रोप्रिएट पर्पस में यूज़ करेंगे। ओके, आपको ये वाला दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये यहाँ पे हम यूज अप्रेजल डाटा फॉर अप्रोप्रिएट पर्पस। तो अप्रेजल प्रोसेस और एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे हम पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जॉब एक्सपेक्टेशंस को एस्टेब्लिश करेंगे, फिर यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं अप्रेजल प्रोग्राम, फिर अप्रेज परफॉर्मेंस, फिर क्या आता है परफॉर्मेंस रिव्यू चेक करते हैं, उसको फिर हम स्टोर करते हैं, फिर जो हम डाटा स्टोर किए हैं उसको अप्रोप्रिएट पर्पस में यूज़ करते हैं। ओके, ओके, ये तो हो गया। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ अप्रेजल। मेथड ऑफ अप्रेजल में दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्या क्या मेथड हम यूज़ करते हैं एक एम्प्लॉयज़ को अप्रेजल यूज़ करने में, तो 1 बाय 1 चलते हैं। ओके, तो 2 तरफ का अप्रेजल मेथड होता है, पास्ट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन
ये हो गया ट्रेडिशनल वन और फ्यूचर ओरिएंटेड इवैल्यूएशन, ये हो गया मॉडर्न वन। तो मैं यहाँ अगर लिख देता हूँ, ये हो गया मॉडर्न, ये हो गया मॉडर्न वन, और ये हो गया ट्रेडिशनल। ओके, एक हो गया ट्रेडिशनल और एक हो गया मॉडर्न। तो बेसिकली आज के टाइम में हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं। तो ये हो गया, एक हो गया एमबीओ, ओके, एक हो गया साइकोलॉजिकल अप्रेजल, एक हो गया असेसमेंट सेंटर, और हो गया 360 डिग्री अप्रेजल। अगर हम इसको याद कैसे करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड में कैसे पूछ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड में इसको पूछ सकते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में कौन सा अप्रेजल आता है। मतलब जैसे ये मान लीजिए ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है, ये डी है। तो हमको पूछ देगा, ये दे देगा और पूछ देगा कि क्या कौन से आते हैं। एक में दे देगा ए बी सी डी, ओके, एक ऑप्शन में ए बी सी डी दे देगा, एक में दे देगा ओनली बी और सी, एक में दे देगा सी या डी, एक में दे देगा डी या फिर ई। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा। ओके, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो इसको हम अगर एक न्यूमोनिक्स से याद रखेंगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री मैप। 360 डिग्री से क्या याद रख सकते हैं, 360 डिग्री अप्रेजल। एम से याद रख सकते हैं एमबीओ, ए से याद रख सकते हैं असेसमेंट सेंटर, और पी से याद रख सकते हैं साइकोलॉजिकल अप्रेजल। ओके, ये एक छोटा सा न्यूमोनिक्स है। तो वैसे ही पास्ट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन क्या आ जाता है, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, पोस्ट चॉइस मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, बार्स, फील्ड रिव्यू मेथड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एसए मेथड, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, कॉम्परेटिव इवैल्यूएशन अप्रोच, या फिर रैंकिंग अप्रोच। तो पास्ट ओरिएंटेड इतना ट्रेडिशनल नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर आजकल फ्यूचर मॉडर्न अप्रोच ही पूछते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था 1954 में। किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का ऑथर कौन था, किसने दिया था, तो पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द एम्प्लॉयज एंड द सुपीरियर्स कम टुगेदर टू आइडेंटिफाई द कॉमन गोल्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ और उनके सुपीरियर जो होते हैं यहाँ आते हैं, वो एक डिस्कशन करते हैं, एक कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करते हैं। द एम्प्लॉयज़ सेट देयर गोल्स टू बी अचीव्ड। ओके, तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे क्या करते हैं, अपना गोल को सेट करते हैं कि किसको अचीव करना है, क्या स्टैंडर्ड हमको लेना है। द स्टैंडर्ड्स टू बी टेकन एज द क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन एंड डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और उनके सुपीरियर्स आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और एक कॉमन गोल को डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लोगों को ये होता है कि वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ करेंगे, आइडिया जनरेशन होता है। द एसेंस ऑफ एमबीओ इज ए पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग। ये बोल रहा है पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सबको ही आता है, सबको ही पार्टिसिपेट करते हैं और गोल सेटिंग्स में हेल्पफुल यूज़ करते हैं, हैंड देते हैं अपना। चूजिंग कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या कोर्स ऑफ एक्शन हमको लेना है एक काम करने के लिए, और क्या डिसीजन हम यूज़ कर सकते हैं। आइडियली व्हेन एम्प्लॉयज देमसेल्व्स हैव बीन इन्वॉल्व्ड विद द गोल सेटिंग एंड चूजिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड बाय देम, दे आर मोर लाइकली टू फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फ्री हैंड मिलता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल सेट कीजिए, आपको क्या मतलब आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना है और आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से ये होता है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। और इसका क्या होता है, यहाँ पे सब कोई मिलता है, ये एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट टाइप का होता है, जहाँ यहाँ पे सब आते हैं, सब मिलते हैं और सब इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो वैसे ही है 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल क्या है, ये एक
मॉडर्न अप्रोच है। क्या है ये? एक मॉडर्न अप्रोच कॉन्सेप्ट है। तो 360 डिग्री फीडबैक इज एन इवैल्यूएशन मेथड। ये एक इवैल्यूएशन मेथड होता है जहाँ पे फीडबैक हमको मिलता है फ्रॉम नंबर ऑफ स्टॉक होल्डर्स। यहाँ पे 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री नाम से पता चल रहा है कि ये टोटल एक 360 डिग्री होगा। यहाँ पे एक जैसे जैसे बीच में एक एम्प्लॉई है, जैसे एक बीच में एम्प्लॉई है, इसको सबको ही फीडबैक देगा। यहाँ पे सबको, इसको सबसे फीडबैक मिलेगा। ओके, ये एम्प्लॉय को सबसे फीडबैक मिलेगा। ओके, स्टेक होल्डर्स आर द वर्कर हिमसेल्फ, हिज पीयर, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और कस्टमर्स। मतलब एक एम्प्लॉयज़ को वो खुद अपने आप को खुद अप्रेजल करेगा, या फिर उसको पीयर्स, या फिर उसके सुपीरियर, सबऑर्डिनेट्स या फिर कस्टमर सब मिलके उसको अप्रेज करेंगे। द रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फिडेंशियल सर्वेस आर टेबुलेटेड एंड शेयर्ड विद द वर्कर्स यूजुअली बाय मैनेजर्स। ओके, तो मैनेजर्स ये जितने भी डाटा को सर्वे जो भी हुआ होगा सबके साथ इक्वली शेयर किया जाता है। द प्राइमरी रीजन टू यूज दिस फुल सर्किल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिव्यू इज टू प्रोवाइड द वर्कर विद इंफॉर्मेशन अबाउट हीज और हर परफॉर्मेंस फ्रॉम द मल्टीपल परस्पेक्टिव। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक एम्प्लॉयज़ को अपना जो भी काम किया है, जो भी फीडबैक उसको मल्टीपल परस्पेक्टिव से मिलेगा। फ्रॉम दिस फीडबैक, जो फीडबैक उसको मिल रहा है, द वर्कर इज एबल टू सेट goals for self development which will advance their career and benefit the organization। ओके, तो ये फीडबैक से उसको अपने आप को वो सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है। अब वो देखेगा कि वो खुद कहाँ पे लैक कर रहा है, तो उसी हिसाब से वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। विथ 360 डिग्री फीडबैक द वर्कर इज सेंट्रल टू द इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड द अल्टीमेट गोल इज टू इम्प्रूव द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो 360 डिग्री फीडबैक से वो अपने आप को खुद को इवॉल्व कर सके। ओके, और यहाँ पे 360 डिग्री से असेसमेंट से यहाँ पे उसका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। पर्सनल डेवलपमेंट रेदर देन इवैल्यूएशन। वो खुद अपने आप खुद जितना उसको रिव्यू मिलेगा वो सब रिव्यू को यूज़ करके, फीडबैक को यूज़ करके अपने आप को खुद पर्सनल डेवलपमेंट कर सकेगा। ओके, तो ये है 360 डिग्री अप्रेजल का एक डायग्राम। तो देखिए बीच में वर्कर बैठा हुआ है और उसको एक पीयर्स, उसका सुपीरियर्स, उसके सबऑर्डिनेट्स, उसका कस्टमर्स सब उसको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल आर प्रोवाइडिंग देयर फीडबैक। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट 360 डिग्री अप्रेजल। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं असेसमेंट सेंटर के बारे में। असेसमेंट सेंटर भी ये भी एक अप्रेजल अप्रोच मेथड है। ये भी एक अप्रेजल मेथड है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एम्प्लॉयज़ लोगों को एक असेसमेंट सेंटर में जाना पड़ता है। यूजुअली ऑफसाइट रहता है ये। ओके, मल्टीपल रेटर्स और इवैल्यूएटर्स इवैल्यूएट द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस ऑन न्यूमरस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे वो एक ऑफसाइट प्रोग्राम है। ये इनसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक असेसमेंट सेंटर होता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जाएंगे और बेस्ड ऑन दैट डिफरेंट गेम्स, डिफरेंट एक्सरसाइज होता है, असेसमेंट एक्सरसाइज होता है, और बेस्ड ऑन दैट एक्सरसाइज एक एम्प्लॉयज़ का रिव्यू होता है। तो क्या क्या असेसमेंट एक्सरसाइज हम करते हैं? जीडी करते हैं, लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन। मतलब यहाँ पे जितने भी सब एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाएगा और उनको एक ग्रुप डिस्कशन में बैठाया जाएगा जहाँ पे उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग कराया जाएगा। फिर यहाँ पे उनका इंटरव्यूज़ लिया जाएगा। यहाँ पे उनका इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराएंगे। इन बास्केट ट्रेनिंग गेम्स प्रोवाइड करेंगे, रोल प्लेस कराएंगे। रोल प्लेस मतलब समझ रहे हैं तो मतलब एक सीईओ का रोल प्ले दे देंगे। वो रोल प्ले करके बताएगा कि सीईओ, अगर आप एक कंपनी के सीईओ, एक ऑर्गेनाइजेशन सीईओ, तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो रोल प्ले एक्सरसाइज। तो ये 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट एक्सरसाइज है। तो असेसमेंट सेंटर क्या है? बेसिकली एक ऑफसाइट ट्रेनिंग होता है जहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ लोग आते हैं, मिलते हैं, और वो जहाँ पे वो उनका इवैल्यूएशन होता है एक असेसमेंट सेंटर में। ओके, थैंक यू रुचि। ओके, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्किल्स, बार्स। ओके, सिमिलर टू ग्राफिक रेटिंग स्केल। यहाँ ग्राफिक रेटिंग स्केल्स के होता है रिक्वायर्स अप्रेजर टू रेट एम्प्लॉयज ऑन द ट्रेड्स। यहाँ पे जितने भी अप्रेजर्स होते हैं बेस्ड ऑन द ट्रेड्स, उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, बेस्ड ऑन दैट हम उनको रेट करते हैं। तो बार्स में हम क्या करते हैं, 7 और 8 ट्रेड्स रहता है, रेफर्स टू एज डायमेंशन ईच एंकर्ड बाय 7 और 9 पॉइंट स्केल्स।
तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हम असाइन करते हैं बेस्ड ऑन 1 to 9 पॉइंट्स देते हैं, बेस्ड ऑन दैट पॉइंट्स 9 पॉइंट्स वी इवेलुएट द एम्प्लॉइज। ओके, बास एंकर ईच ट्रेट्स विथ एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक जॉब बिहेवियर दैट रिफ्लेक्ट वेरिंग लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो वो जो भी पॉइंट्स हम असाइन किए हैं, हम यहाँ पे वो असाइन करेंगे कि 1 से 9 में से एक एम्प्लॉइज कौन सा पॉइंट में फॉल कर रहा है। ये हो गया बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्स चॉइस मेथड। नाम से ही पता चल रहा है फोर्स चॉइस मतलब यहाँ फोर्सफुली आपको असाइन करना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉइज कितना परफॉर्मेंस अपना अचीव कर रहा है। इन दिस द रेटर इज गिवन अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अबाउट एन एम्प्लॉय। तो रेटर को क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज के बारे में, स्टेटमेंट्स। ओके, दिस स्टेटमेंट्स आर अरेंज इन ब्लॉक्स ऑफ 2 और मोर एंड द रेटर इंडिकेट विच स्टेटमेंट इज मोस्ट और लीस्ट डिस्क्रिप्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे रेटर क्या करेगा, अपना जो भी रेटी रहेगा उसका कौन सा काम मोस्ट है और कौन सा लीस्ट है, 2 पॉइंट्स रहेगा और 2 पॉइंट्स में उसको असाइन करना पड़ेगा। दिस अप्रोच इज नोन एज फोर्स चॉइस मेथड बिकॉज द रेटर इज फोर्स टू सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच आर रेडीमेड। तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड रहता है। ओके, रेडीमेड रहेगा, उसी में से ही रेटर को चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रेटर अपने आप से कुछ भी पॉइंट असाइन कर देगा, उससे नहीं होता है। यहाँ पे रेडीमेड स्टेटमेंट रहेगा, आपको फोर्सफुली उसी 2 में से किसी एक पॉइंट को चूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज एब्सेंस ऑफ पर्सनल बायस। ये मेन पॉइंट आ रहा है, पर्सनल बायस इन रेटिंग। यहाँ पे कुछ पर्सनली नहीं हो सकता है, यहाँ सब इम्पर्सनल रहता है। ओके, the disadvantage is that the statement may not be properly framed, they may not be precisely descriptive by the nature। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोई भी अपने आप से कुछ भी चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। यहाँ पे प्रॉपरली फ्रेम्ड रहता है, उसी प्रॉपरली फ्रेम्ड में ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। कोई एक स्टेटमेंट रहेगा, वही स्टेटमेंट को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आ गया फोर्स चॉइस मेथड में। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्या, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकली इंसिडेंट मेथड में क्या होता है, हम यहाँ कुछ सिचुएशंस दे देंगे, बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन हम एम्प्लॉइज का वो कैसे वर्क कर रहा है देखेंगे। दिस अप्रोच फोकस ऑन सर्टेन क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉइज दैट मेक ऑल डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। यहाँ पे एक सिचुएशन दे देंगे, बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन हम एक एम्प्लॉइज़ का देखेंगे कि वो इफेक्टिव से परफॉर्मेंस में काम कर पा रहा है या फिर वो नॉन इफेक्टिव है, बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमेशा सिचुएशन बेस्ड रहता है। क्या रहता है, सिचुएशन बेस्ड। द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ऑफ ए परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, describing specific events or incidents where the employees did something really well or something that needs to be improvement। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में हम एक सिचुएशन, मैंने पहले बताया सिचुएशंस, तो हम यहाँ पास्ट देखते हैं कि पास्ट में एक ऐसा एक स्पेसिफिक सिचुएशंस आया था, वो सिचुएशन में वो एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म किया था। ओके, इट इज़ अ टेक्निक बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। देखिए यहाँ पे आ जा रहा इवेंट्स, हम पहले एक इवेंट्स कुछ डिस्क्राइब करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे कि वो इवेंट्स में एक एम्प्लॉयज़ कैसे परफॉर्मेंस किया था। ओके, तो ये हो गया सिचुएशन बेस्ड। ओके, चलिए कुछ हम एमसीक्यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया, द ग्राफिक रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट आर क्लासिफाइड एज द मेथड ऑफ। जो ग्राफिक रेटिंग स्केल्स और चेकलिस्ट हम जो यूज़ करते हैं वो कहाँ पे, कौन सा मेथड में हम यूज़ करते हैं। बिहेवियरल मेथड में यूज़ करते हैं, कैटेगरी रेटिंग मेथड में यूज़ कर रहे हैं, कंपैरेटिव मेथड में यूज़ कर रहे हैं, या फिर नैरेटिव मेथड में यूज़ कर रहे हैं। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, प्रतीक पूछ रहे हैं फोर्स चॉइस मेथड आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, मेथड सब इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। जितने भी मेथड अप्रेजल्स मेथड है, जितने भी मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच हो गए, सब इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, इसका आंसर हो गया कैटेगरी रेटिंग मेथड। ओके, तो यह यहाँ पे क्या पूछ रहा है, द ग्राफिक रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट। ओके, तो ये क्या है, ये 2 है कैटेगरी वाइज। ये 2 क्या असाइन करते हैं,
ये हो गया कैटेगरी ऑफ अप्रेजल। ये हो गया कैटेगरी अप्रेजल। तो इसी के लिए आंसर हो जाएगा आपका कैटेगरी रेटिंग मेथड। ग्राफिंग रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट दो एक मेथड होता है जिससे हम रेटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द बेंचमार्क, यहाँ पे द बेंचमार्क ऑफ जॉब परफॉर्मेंस आर कंसिडर्ड एज सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या फिर प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, यहाँ पे हम एक जॉब परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क सेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्राइटेरियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बोलते हैं या फिर प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंडर्ड बोलते हैं। 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, फर्स्ट का बी। ओके, फर्स्ट का आप आंसर बता रहे हैं। ओके, फर्स्ट का बी। राजश्री, आपका आंसर सही है, फर्स्ट का बी होगा। ओके, नंबर लिख के आप आंसर बताइए। नंबर लिखिए, जो क्वेश्चंस का नंबर है, और आंसर आप अपना बताइए। प्रतीक्षा बोल रहे हैं बी। प्रतीक्षा, आप कौन सा क्वेश्चंस के लिए आप बोल रहे हैं, सेकंड या फिर फर्स्ट? प्रतीक्षा, आप कौन सा आंसर के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट या फिर सेकंड? ओके, चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द बेंचमार्क हम सेट किए हैं, द बेंचमार्क ऑफ द जॉब परफॉर्मेंस आर कंसिडर्ड एज क्या? सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड या फिर प्रॉफिटेबल स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। बिकॉज एक हम बेंचमार्क जब सेट करते हैं, किसके लिए बेंचमार्क सेट करेंगे? एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए ही बेंचमार्क सेट करते हैं। तो इसी से हमको पता चलता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के लिए हम बेंचमार्क सेट किए हैं। ओके, 2 का बी बोल रहे हैं हर्षद, 2 का सी। प्रतीक्षा, आपका आंसर राइट है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होगा आंसर। साक्षी ने भी बताया 2 का सी, आपका आंसर राइट है साक्षी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड विच कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड बिहेवियरल रेटिंग अप्रोच आर कंसिडर्ड एज क्या? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हम जो परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड यूज़ करते हैं, जो कि जिसमें हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं या फिर बिहेवियरल रेटिंग अप्रोच यूज़ करते हैं, उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? बिहेवियरल मेथड यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं या फिर बोथ ए एंड बी। ओके, अपना आंसर बताइए। ओके, चलते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे हम बोथ ए एंड बी यूज़ करते हैं, बिहेवियरल मेथड भी यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर बताया गया है, विच कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच और बिहेवियरल रेटिंग अप्रोच। क्या यूज़ करते हैं इसमें? बिहेवियरल मेथड भी यूज़ करते हैं और या फिर ऑब्जेक्टिव मेथड भी यूज़ करते हैं, बोथ ए एंड बी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन which tells about the character trait of employees such as initiative, creativity and attitude is called क्या? Trait based information, behavioral based information, result based information या फिर coaching based information। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ट्रेट बेस्ड इंफॉर्मेशन। ट्रेट बेस्ड इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक, इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी या फिर एटीट्यूड उसका चेक करते हैं। ओके, ट्रेट बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट चलते हैं। द इंफॉर्मेशन टाइप विच मेन फोकस इज एम्प्लॉय स्पेसिफिक बिहेवियर लीड्स टू सक्सेस ऑफ जॉब इज क्लासिफाइड एज रिजल्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, कोचिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन, ट्रेड बेस्ड इंफॉर्मेशन या फिर बिहेवियर बेस्ड इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियर बेस्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का स्पेसिफिक बिहेवियर देखते हैं, उसका लीड देखते हैं और लीड्स टू सक्सेस ऑफ जॉब। तो यहाँ पे मेन यहाँ हिंट हो गया बिहेवियर, तो बिहेवियर बेस्ड इन्फॉर्मेशन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये यूट्यूब लाइव सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो आप इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में। और हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स लेके आ रहे हैं ऑन यूजीसी नेट मैनेजमेंट, जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 बोथ पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपके लिए 300+ आवर्स लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड भी देख लेंगे, जिसमें हम 15 सब्जेक्ट वाइज 5 फुल मॉक लैंड टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। और हम इसका ड्यूरेशन 6 मंथ सेट रखे हैं और उसका प्राइस रेंज रहेगा 9000 और 11,000। अगर आप 20% डिस्काउंट लेते हैं तो आपका प्राइस रेंज 11,250 से 9,000 हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।